हेलो एंड वेलकम यू ऑल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज वन एंड ओनली अनअकैडमी, राइट। चलो दोस्तों, दिस इज द टीम विच इज देयर। और यूपीएससी की टीम दोस्तों, इंडियाज बेस्ट एडुकेटर फॉर यूपीएससी आर देयर। चलो, दिस इज मी डॉक्टर भरत कुमार रजक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई एम योर एडुकेटर एंड आई एम डिस्कसिंग हियर द करंट अफेयर्स सेशन एंड अ पार्ट ऑफ दैट करंट अफेयर्स के अलावा दोस्तों इकोनॉमी पोर्शन, राइट। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और इनको समझेंगे, राइट। सो आई हैव डन माई रिसर्च अ पार्ट ऑफ दैट एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट एंड बोथ द सब्जेक्ट। चलो दोस्तों, नेक्स्ट यूपीएससी कॉम्बैट। अगर हम लोग बात करें तो एवरी संडे सुबह 11 बजे, एवरी संडे सुबह 11 बजे एक यूपीएससी कॉम्बैट होता है, राइट। और इस यूपीएससी कॉम्बैट में 56 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट में आपको 56 क्वेश्चंस करने होते हैं और इसके लिए आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा अगर इस बार आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं आने वाले संडे में। तो दोस्तों, अगर आपने 1 साल या उससे ऊपर का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया यूपीएससी का, तो आपको अनअकैडमी 20+ बुक्स आपके घर पर भेजता है, राइट ना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, देखिए इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप लोगों के पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है तो आप लोग अनअकैडमी से 0 प्रोसेसिंग फी, 0 इंटरेस्ट रेट पर आप लोग विद इन 2 आवर अप्रूवल होगा, आप लोग लोन भी सैंक्शन करा सकते हैं, right? So this is the facility which is being provided by the Unacademy to you guys, right? So you can avail this facility if you want. चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करें तो अनअकैडमी पे 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक प्लस कोर्स होता है, एक आइकॉनिक कोर्स होता है। तो आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल सजेशन जैसी चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों जहाँ पर कोड लगाने की बारी आए तो मेरा कोड है BKR10। सो दिस इज द कोड, भरत कुमार का शॉर्ट फॉर्म BKR10, राइट। दोस्तों 27,500 आपके लिए ऑप्शनल की फ़ी है। कोड लगाने के बाद ये जो कोड यहाँ पर आएगा तो यहाँ कोड लगाना है BKR10, ओके। और दोस्तों 24,750 रुपये फ़ी होगी। दोस्तों इसके अलावा BKR10 कोड लगाएंगे तो आपको ये 3 टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा कि विद रेफरेंस टू मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको इन स्टेटमेंट्स को बताना है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, राइट। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से संबंधित स्टेटमेंट बताने हैं और इनमें से भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ओके, पहला है कि दे आर द क्लास ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल आयन्स कोऑर्डिनेटेड टू ऑर्गेनिक ligands to form 3D structure, right। दूसरा है they are often highly porous material that act like a sponge। तो आप लोग को बताना है कि जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स हैं इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके पास टाइम है, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। ये प्रीमियर क्लास है लेकिन दोस्तों मैंने इस तरीके से आप लोगों के लिए तैयार की है कि आप लोग आराम से अपने कमेंट में जवाब भी दे पाएँ और बाद में अपना स्कोर भी चेक कर पाएँ। तो अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। वो कैसे, देखो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं जो मेटलिक दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, दोस्तों ये देखिए, आर द क्लास ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मेटल आयंस। जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स हैं उसमें क्या है, मेटल आयंस होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, राइट, कोऑर्डिनेटेड टू ऑर्गेनिक लीजेंड्स टू फॉर्म 3D स्ट्रक्चर। और दोस्तों इसकी हेल्प से 3D स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं विद द स्पेशल फीचर्स दैट दे आर ऑफन हाईली पोरस मटेरियल लाइक स्पॉन्ज। दोस्तों अभी रिसेंटली ये करंट में रहा है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके दोस्तों बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। तो अभी क्या है, इस करंट के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं विद रेफरेंस टू रेल कौशल विकास योजना। अभी मैंने एक आर्टिकल भी करवाया था आपको रेल कौशल विकास योजना का,
तो अब आप लोग बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेल कौशल विकास योजना, तो पहला, इट इज अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वेयर ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू दोस्तों यूथ। रेल कौशल विकास योजना में जो यूथ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी विद अ स्पेशल फोकस ऑन द जॉब दैट आर रेलिवेंट टू द रेलवेज। राइट दोस्तों, जो रेलवेज से रिलेटेड जॉब्स होंगी उनके लिए इनको यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनीज दे हैव द राइट टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन रेलवेज। दोस्तों उन्हें अधिकार होगा कि अगर मतलब परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ट्रेनीज की, उसके बाद उन्हें अधिकार होगा रेलवे में एम्प्लॉयमेंट का। तो मैं वैसे ही आपको बता दूं, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो ये वाला आंसर इसका एग्जैक्टली 100% रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें जॉब की कोई गारंटी नहीं है। सिंपली इट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, आप लोगों को एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मिल रही है, जॉब की कोई गारंटी नहीं है। सो ओनली द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। राइट, चलो अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में रिसेंटली रेलवे मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है रेल कौशल विकास योजना। याद रखना, रेल कौशल विकास योजना अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें, स्टेटमेंट पहला करेक्ट है क्योंकि ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अभी के अभी याद कर लो, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रहा है, तो इस योजना के अंतर्गत एक रेल कौशल विकास योजना लॉन्च की है और ये एक कौशल विकास का कार्यक्रम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वेयर ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यूथ। यहाँ पर यूथ को ट्रेनिंग दी जा रही है एंड अ स्पेशल फोकस, एक स्पेशल फोकस है ऑन जॉब्स दैट आर रेलिवेंट टू द रेलवेज। राइट, और दोस्तों फोकस ऑन द जॉब दैट आर रेलिवेंट टू रेलवेज। लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊंगा, रेलवे से रिलेटेड ट्रेनिंग तो दी जा रही है, लेकिन एक बात आप लोग दिमाग में रख लें कि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है। देखो इसमें, हाँ पहले तो ये देखो कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो जो 10th पास हैं एंड दोस्तों 18 से 35 साल के लोग, 10th पास एंड 18 to 35 ईयर्स के लोग इसमें एलिजिबल हैं, सबसे पहले आपको याद रखनी है। लेकिन ये भी याद रखना है कि जो पार्टिसिपेंट्स इस स्कीम के तहत ट्रेनिंग लेंगे, दे डोंट हैव एनी राइट टू क्लेम, नो क्लेम टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द रेलवेज। दोस्तों इन पर कोई क्लेम नहीं कर सकता है, नो क्लेम टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द रेलवेज। बोलो क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझिएगा आप लोग। विद रेफरेंस टू ऑकस अलायंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑकस सुना है आपने कई बार, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। दोस्तों पहला स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है कि द अलायंस, जो ये अलायंस है, इज डायरेक्टली एम्ड टू कंट्रोल ऑफेंसिव मैन्यूवर्स ऑफ चाइना इन द इंडो पैसिफिक। ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना अपना ज़्यादातर जो घुसपैठ करता है चाइना, राइट, तो इंडो पैसिफिक में जो चाइना अपना आक्रामक युद्धाभ्यास को नियंत्रित करना। दूसरा है अंडर अलायंस ऑस्ट्रेलिया विल एक्वायर द यूके, यूएस और न्यूक्लियर सबमरीन। दोस्तों इस अलायंस के अंदर जो गठबंधन के तहत अगर हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो यूके, यूएस संचालित पनडुब्बियों को का अधिग्रहण करेगा। चलो भाई साहब, तीसरा, इट इज अ डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग इन्वॉल्विंग। दोस्तों यह एक राजनयिक समूह है जिसमें, अब बताना है आपको, अब इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ऑकस के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं बहुत बढ़िया से एक आर्टिकल। दोस्तों डेली 9 PM पर एक क्लास चलती है जिसका नाम मैंने रखा है CNA, करंट न्यूज़ एनालिसिस, एंड यू ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड। आप सब लोगों को उस करंट न्यूज़ एनालिसिस में ज़रूर आना है। बोलो जी क्लियर है डेली? तो लेकिन अभी ये 4 दिन दोस्तों 7th, 8th, 9th, 10th, अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे करंट के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी क्या है कि इस समय अभी 4 दिन ये प्रीमियर्स चलेंगे। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अंडर द अलायंस ऑस्ट्रेलिया विल एक्वायर, चलो ये हो गया। तो इनमें से आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जल्दी से बताइए दोस्तों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा?
तो अगर हम बात करते हैं ये जो अलायंस है डायरेक्टली एम्ड टू कोऑर्डिनेट कंट्रोल ऑफेंसिव मैन्योवर ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ऑस्ट्रेलिया एक्वायर करेगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है डिप्लोमेटिक ग्रुप, नहीं दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? 1 एंड 3। सो 1 एंड 3 आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये देखो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट जो ऑकस है, ऑकस इज नॉट एम्ड एट और अबाउट एनी वन कंट्री। याद रखना जो ऑकस है इसका एम किसी भी एक कंट्री के लिए नहीं है, राइट। तो चाइना क्या कर रहा है? इस सबके लिए नहीं। इट्स अबाउट एडवांसिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ द ऑकस कंट्रीज एंड अपहोल्डिंग द इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर। दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय नियम अनुसार जो भी ऑर्डर्स हैं, प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक, बस इतना याद रखना है। तो ऑकस को किस लिए बनाया गया है? जस्ट टू प्रमोट व्हाट? सो दैट्स जस्ट टू प्रमोट द पीस, शांति एंड स्टेबिलिटी। इज दैट ओके टू यू ऑल? दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ऑको, कि शांति रहे, स्टेबिलिटी रहे इन द इंडो पैसिफिक रीजन। किसी भी एक कंट्री के लिए ऑकस नहीं बनाया गया, ऑलवेज रिमेंबर। चलो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ऑकस के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है ये एक्वायर करेगा न्यूक्लियर पावर सबमराइन्स। तीसरा स्टेटमेंट जो ऑकस है इज अ सिक्योरिटी ग्रुपिंग। यहां पर देखो आपको ऑप्शन दिया था कि डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग है, ये देखो यहाँ पे दिया था डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग है, इसलिए मैंने कहा ये गलत है। डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग क्वाड है, क्वाड को कहेंगे डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग, राइट। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, दैट इज क्वाड, है ना। तो जो क्वाड है वो एक डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग है, लेकिन ऑकस एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग है क्योंकि ये पीस को प्रमोट कर रहा है अमंग द मेंबर कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, विद रेफरेंस टू G20 के संदर्भ में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को बताना है। द यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है, विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंटरनेशनल, विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल, करेक्ट। तो इनमें से आप लोग को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। G20, द यूरोपियन यूनियन विद रिप्रेजेंटेटिव्स। दोस्तों G20 के बारे में स्टेटमेंट है, तो कह रहा है G20 जो है, G20 का मतलब होता है, G का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। तो कह रहा है इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है ऑफ 19 कंट्रीज, इसके अंदर 19 कंट्रीज हैं, एंड मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक है। दोस्तों इसके अंदर 19 कंट्रीज हैं, इसके अलावा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और कह रहा है वर्ल्ड बैंक, इनका एक ग्रुप है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इसका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है और हेडक्वार्टर। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर नहीं है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है G20 से रिलेटेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? दोस्तों बताइए जल्दी से, आप लोग जल्दी से कमेंट भी करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन है, प्लस IMF एंड वर्ल्ड बैंक इसके ऑब्जर्वर्स हैं। इसके अलावा डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट मतलब हेडक्वार्टर नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दोस्तों 19 कंट्रीज हैं और द यूरोपियन यूनियन है, और इसके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन है? IMF और वर्ल्ड बैंक, ये इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व हैं, ऑलवेज रिमेंबर।
इसके अलावा स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इट डज नॉट हैव अ परमानेंट रेसिडेंस और सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं G20 की, सो द मेंबरशिप कंप्राइजेस अ मिक्स ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, representing about 2/3 of the world's population। 2/3 of the world population मतलब 2/3 जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो G20 में ही है, और लगभग 85% जो पूरे वर्ल्ड का GDP है वो इन G20 कंट्रीज में ही है, और 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ध्यान से समझना ये डेटा दोस्तों, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे दुनिया की जितनी भी जनसंख्या है उसके 2/3 हिस्सा सिर्फ कहां पर है दोस्तों, G20 में। 85% पूरे विश्व का GDP इन्हीं G20 कंट्रीज में होता है, और 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, तो जो भी वैश्विक स्तर पर एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसका 80% जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो भी इसी कंट्री में है। और दोस्तों 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, जो वैश्विक व्यापार है उसका 75% एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हो रहा है वो इसी कंट्री में है। तो याद रखने का तरीका 85, 80 एंड 75। 85 GDP, 80 इन्वेस्टमेंट एंड दोस्तों ग्लोबल ट्रेड 75, राइट, दैट इज G20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन जारी करता है बताइए, कौन जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? बस 1 लाइन में क्वेश्चन है, बहुत इजी है दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दोस्तों वीपो जारी करता है, याद रखना। तो वीपो दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक वैश्विक नवाचार सूचकांक, राइट दोस्तों, इसको कौन बनाता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको अगर हम बात करें किसने इसको फाउंड किया था, दैट इज सौमित्रा दत्ता एंड ब्रूनो लैनवेन। दोस्तों सौमित्रा दत्ता एंड ब्रूनो लैनवेन, दोस्तों इन्होंने इसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को फाउंड किया था, मतलब स्थापित किया था, मतलब शुरू किया था। तो दे प्रिपेयर्ड फर्स्ट टाइम, तो इसके पीछे नाम जाता है ग्लोबल इंडेक्स का सौमित्रा दत्ता एंड ब्रूनो लैनवेन। और दोस्तों इसको पब्लिश किसने किया? अगर बात करें हम पब्लिश, तो पब्लिश किया बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको पब्लिश किया। अब देखो दोस्तों, समुद्र शक्ति रिसेंटली आप लोगों ने सुना है, समुद्र शक्ति एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गया कि समुद्र शक्ति के बारे में अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि समुद्र शक्ति, तो अगर हम समुद्र शक्ति की बात करते हैं तो समुद्र शक्ति क्या है दोस्तों? एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है। क्या है? एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है। ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, इसका नाम है समुद्र शक्ति, राइट। दूसरी बात, किस किस के बीच? बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच एक इंडिया और इंडोनेशिया की जो आर्मीज है इनके बीच, राइट। चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विद रेस्पेक्ट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो पहला ऑप्शन है इट ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड मिनॉरिटीज, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज, क्रिश्चियन फ्रॉम ऑल आर नेबरिंग कंट्रीज। दोस्तों अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये हमारे सभी पड़ोसी देशों के उत्पीड़न अल्पसंख्यकों, जो दोस्तों जो वहाँ पे जो उन्हें परेशानी हो रही है, जो वहाँ पे उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, परसिक्यूटेड मतलब जो जिनको बहुत लोग उत्पीड़न कर रहे हैं,
तो ऑप्शन से जो अल्पसंख्यक हैं जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का उद्देश्य ये है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अंडर द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू कंट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों सिर्फ बी ओनली। मैं आपको बता दूं क्योंकि यहां पर एक वर्ड मुझे दिख गया, फ्रॉम ऑल आर नेबरिंग कंट्रीज। ना, ऑल नहीं, फ्रॉम ऑल नहीं, ये सिर्फ दोस्तों किसके लिए है? इन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019, ये सिर्फ पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, राइट, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दोस्तों सिर्फ इन्हीं शरणार्थियों के लिए है, सिर्फ वहाँ के जो मिनॉरिटीज़ हैं इन पर जो उत्पीड़न हो रहा है, तो इसको भारत सरकार अपने देश में बुला कर कह रही है आप यहाँ रहिए। दोस्तों तो स्टेटमेंट पहला रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। दोस्तों अगर आप लोग रिसेंटली आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे। इसीलिए पहले मैं CNA कराता हूँ, करंट न्यूज़ एनालिसिस, लेकिन अभी 7, 8, 9, 10 जैसे मैंने आपको बताया 7, 8, 9 ये सब जो तारीख है 10 तक, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ये लाइक अभी ये वाले क्वेश्चन चलेंगे। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है दोस्तों, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इज टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड मिनॉरिटीज। परसिक्यूटेड मतलब जिनके ऊपर क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है, समस्या हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है। तो किसको? हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन में ये भी घुमा सकते हैं। तो सिर्फ हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन। कहाँ से? सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, याद रखना। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है क्योंकि ये एक्ट क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट में कैंसिल द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो ये बिल्कुल सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है। दोस्तों शंकर शाह, आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा, शंकर शाह क्या है इसके लिए, इससे संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ऑप्शन है कि ही वॉज द, शंकर शाह जो थे just give me 1 second. नाउ बताइए दोस्तों, शंकर शाह, तो ही वॉज अ गोंड किंग ऑफ गरहा किंगडम इन द गोंडवाना रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों शंकर शाह वह मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में जो गढ़ा साम्राज्य है, गढ़ा साम्राज्य के एक गोंड राजा थे। पहला स्टेटमेंट ये है, बताइए। दूसरा स्टेटमेंट, ही फॉट विद द मुगल किंग्स इंक्लूडिंग औरंगजेब टू एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट किंगडम। दोस्तों अपना एक स्वतंत्र किंगडम बनाने के लिए उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए औरंगजेब सहित मुगल राजाओं से लड़ाई लड़ी। बताइए दोस्तों, शंकर शाह, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है शंकर शाह से रिलेटेड? बताएंगे दोस्तों आप लोग। अगर हम शंकर शाह की बात करते हैं तो
वो एक गोंड किंग थे, ये बिल्कुल सही है। गढ़ा साम्राज्य के, ये भी सही है। और गढ़ा साम्राज्य कहाँ था? गोंडवाना रीजन, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ही फॉट विद मुगल्स, दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने मुगल्स के साथ, औरंगजेब वगैरह के साथ कोई लड़ाई नहीं करी थी। शंकर शाह ने जो युद्ध किया था वो ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ किया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया था। और जो फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस का 1857, इसमें दोस्तों शंकर शाह का नाम आता है। राइट, चलो, तो पहला स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। शंकर शाह, शंकर शाह। तो दोस्तों किंग शंकर शाह वॉज गोंड किंग ऑफ गढ़ा डिस्ट्रिक्ट, गढ़ा किंगडम जो साम्राज्य था गोंडवाना, ये सही है। देखो जैसे कि मैंने कहा दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, जरा ध्यान से देखेंगे। डिस्पाइट हिज स्टेट बीइंग अंडर ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी का 1857 की क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई याद करो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तात्या टोपे को याद करो दोस्तों। तो डिस्पाइट हिज बीइंग अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंडर थे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, द किंग एंड हिज सन, शंकर शाह एंड हिज सन, जिनका नाम था रघुनाथ, वर सैडेंड बाय द ब्रिटिश एरा एट्रोसिटीज एंड केप्ट इग्नाइटिंग द रेबिलियन थ्रू देयर पोएट्री। राइट, तो शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है। एक पहल से संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो एक पहल क्या है आपको ये बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। एक पहल की बात करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एक पहल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शंस आर के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैव लॉन्च द एक पहल। दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, राइट, मंत्रालय है, इसने लॉन्च करा है एक पहल। दूसरा, अंडर द कैंपेन पीपल विल बी एनकरेज टू रजिस्टर अंडर द टेली लॉ इनिशिएटिव। दोस्तों इस कैंपेन के तहत जो लोग हैं, अभियान के तहत लोगों को टेली लॉ इनिशिएटिव के तहत पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक पहल आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया भी था कि जो एक पहल है वो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एक पहल दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। दोस्तों जो कानून मंत्रालय है इसके द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सोशल जस्टिस नहीं। राइट दोस्तों, इसने एसोसिएट किया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एसोसिएशन किया किसके साथ? नालसा के साथ। याद करो, बताया था मैंने, याद रखना, नालसा, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के साथ स्टार्ट किया इन दोनों ने एक पहल। क्या स्टार्ट किया? एक पहल। दोस्तों ये स्टार्ट हुआ रिसेंटली, एक पहल। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसके अंदर टेली लॉ, मतलब टेलीकॉम सिस्टम के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा हम अपनी कंप्लेन करा सकते हैं। राइट, तो सिर्फ स्टेटमेंट इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना, तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ 2। कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों, जो लोग अभी देख रहे हैं वो पब्लिक कमेंट में जरूर लिखेंगे नीचे कि जब वीडियो जो लोग बाद में देखें वो जरूर लिखें कि क्वेश्चंस कैसे हैं और क्या इस सीरीज को इसी तरह से कंटिन्यू करना चाहिए। राइट, तो अभी CNA आता है दोस्तों, CNA करंट न्यूज एनालिसिस की बात करते हैं हम। नाउ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अच्छा आपको बता दिया, नालसा के साथ स्टार्ट किया। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट क्योंकि दोस्तों एक पहल कैंपेन जो है इसका एम है टू मेन स्ट्रीम द लीगल एड एंड एक्चुअलाइज द एस्पायरेशन ऑफ एक्सेस टू जस्टिस फॉर एवरी सिटीजन। हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को, हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को लीगल एड मिले,
इस कैंपेन के अंतर्गत पीपल विल बी एनकरेज्ड टू रजिस्टर अंडर द टेली लॉ इनिशिएटिव। इस कैंपेन के अंतर्गत जो लोग हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है टू रजिस्टर अंडर द टेली लॉ इनिशिएटिव, कि टेली लॉ इनिशिएटिव के अंतर्गत लाइक दोस्तों वो आए। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चांडका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों आपने कभी कभी समाचारों में सुना होगा चांडाका, चंडाका, चंडाका वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चंडाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समटाइम इन न्यूज कहाँ पर है? स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए मेरे करंट में वो स्टैटिक जीके होती है जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में रही है। तो वो स्टैटिक जीके जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में रही है, हम इसमें सिर्फ वो जीके करते हैं। तो आप बताइए, चंडाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने न्यूज में सुनी, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बताएं दोस्तों, जल्दी से बताना है। चंडाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों, ये चंडाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा, दैट्स इट, उड़ीसा में है। दोस्तों ये अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पर आता है एक ऑप्शन फॉलो, तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में आप ये नाम डाल सकते हैं, भरत कुमार रजक, सर्च कर सकते हैं आप इजीली। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये इस तरह से अगर आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो मेरी जो अपकमिंग क्लासेस हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। या पार्ट ऑफ दैट आपको ये देखिए जो पहले क्लास हो चुकी वो आपको एक साथ मिल जाएंगी। आप हमारी ऐप को कभी भी कहीं भी इसको वीडियोस देख सकते हो, लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन। नेवर मिस अ क्लास, कभी क्लास मिस ना करो। रेज अ हैंड, पोल फॉर द लर्नर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जैसे ऑप्शंस हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक टाइगर्स। रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा तुम लोगों ने, आर्टिकल पढ़ा होगा अखबार में, द इंडियन एक्सप्रेस में आया दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के बाद द हिंदू में भी आया। ब्लैक टाइगर्स, ऑप्शन है ब्लैक टाइगर्स आर डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ टाइगर्स दैट हैव ब्लैक स्ट्रिप्स दैट आर ब्रॉडेंड एंड फ्यूज्ड टुगेदर। बताइए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा कह रहा है कि जो ब्लैक टाइगर्स हैं आर ड्यू टू सीडो मेलानिज्म, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय यूजुअली हाई डिपोजिशन ऑफ मेलानिन द ब्लैक पिगमेंट। जैसे हमारे बालों में मेलानिन होता है दोस्तों, ये जो ब्लैक टाइगर्स होते हैं ये जो सीडो मेलानिज्म के कारण होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, हाई डिपोजिशन होता है ऑफ मेलानिन। मेलानिन क्या है? अ डार्क पिगमेंट, एक डार्क पिगमेंट है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, दे आर फाउंड इन बोथ वाइल्ड एंड कैप्टिव पॉपुलेशंस। दोस्तों ये दोनों पॉपुलेशंस में देखे जाते हैं, वाइल्ड एंड कैप्टिव पॉपुलेशन। तो ये जंगली और बंदी दोनों आबादी में, तो जो दोस्तों जंगली हो गया और बंदी कैप्टिव पॉपुलेशंस हो गया। तो बंदी मतलब समझ गए आप लोग कि जैसे लाइक जो जू वगैरह होते हैं इन सब में। तो आप लोग बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट सही है? ब्लैक टाइगर से रिलेटेड दोस्तों मैं बता दूं आपको, पहला स्टेटमेंट गलत है ये स्टेटमेंट कह रहा है कि दोस्तों जो ब्लैक टाइगर है डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ टाइगर नहीं भाई साहब, ये स्पीसीज की डिस्टिंक्ट स्पीसीज नहीं, टाइगर नहीं है, राइट। तो ये एक रेयर कलर वेरिएंट टाइगर होता है। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम बात करें जो ब्लैक टाइगर है इज अ रेयर कलर वेरिएंट, जैसे मैंने कहा रेयर कलर वेरिएंट of the tiger and is not distinct species और geographic subspecies। मतलब किसी भी एक ऐसी जगह नहीं देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर ब्लैक टाइगर मिलते हैं या डिस्टिंक्ट स्पीसीज है ना दोस्तों, ये क्या रेयर कलर वेरिएंट है। जैसे अब मेरे बाल सफ़ेद हैं, बहुत सारे लोग, सॉरी यार मेरे बाल काले हैं, बहुत सारे लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या एक रेयर कलर वेरिएंट है, बस सिंपल, डिस्टिंक्ट स्पीसीज नहीं है। टाइगर्स हैव अ डिस्टिंक्ट कलर स्ट्राइप्स पैटर्न ऑन अ लाइट बैकग्राउंड ऑफ वाइट एंड गोल्डन। दोस्तों जो इनका जो बॉडी होती है पूरी बॉडी, तो ये बॉडी जो है वो कैसी होती है वो दोस्तों लाइक वाइट और गोल्डन, इसके ऊपर ब्लैक डार्क स्ट्रिप्स होती हैं। तो एक रेयर पैटर्न वेरिएंट है दोस्तों, डिस्टिंग्विश्ड बाय स्ट्रिप्स दैट आर ब्रॉडेंड एंड फ्यूज्ड टुगेदर, है ना, एंड इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ
एंड वाइल्ड एंड कैप्टिव पॉपुलेशन दोनों में होता है ये दोस्तों। दिस इज नोन एज सीडोमेलानिज्म। सीडोमेलानिज्म कहते हैं डिफरेंट फ्रॉम ट्रू मेलानिज्म, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली हाई डिपोजिशन ऑफ मेलानिज्म होने के कारण। एस्टिमेटेड 37% ऑफ द पैंथेरा टिगरीज इन द सिमिलीपल टाइगर रिजर्व उड़ीसा आर सीडो मेलानिस्टिक। ये देखो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें क्यों आखिर न्यूज में रहा, तो अभी देखो जो सिमलीपल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में दोस्तों, सिमलीपल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, तो वहाँ पे लगभग 37% जो पैंथेरा टिगरीज हैं वो सीडो मेलानिस्टिक हैं, इसलिए दोस्तों वो ब्लैक दिखते हैं, राइट। तो दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तार बॉल्स। तार बॉल से संबंधित आपको स्टेटमेंट बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, तार बॉल्स आर डार्क कलर्ड। सुना आपने रिसेंटली कि जो मुंबई, गोवा, इनके बीचेस पर तार बॉल्स आ चुकी हैं, राइट। तो ये क्या है आखिर तार बॉल? क्या है तार बॉल? जरा आइए बात करते हैं दोस्तों। तार बॉल्स आर डार्क कलर्ड स्टिकी बॉल्स ऑफ ऑयल दैट आर फाउंड ऑन द ओशन सरफेस। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, तार बॉल्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ क्रूड ऑयल इन द मरीन एनवायरनमेंट। दोस्तों जो तार बॉल है, तार बॉल समुद्री वातावरण में कच्चे तेल के अपक्षय से तार बॉल बनते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, यूजुअली तार बॉल्स आर वॉश्ड अवे फ्रॉम द बीचेस ड्यूरिंग मॉनसून। आमतौर पर मॉनसून के दौरान समुद्र तटों से तार बॉल धोए जाते हैं। दोस्तों वॉश्ड अवे, चले जाते हैं ये कह रहा है। तो बताइए आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो सिर्फ पहला और दूसरा करेक्ट है। दे डू नॉट वॉश्ड अवे, इनको बटोरा जाता है और बहुत मुश्किल भी होती है ना। बटोरा मतलब दोस्तों इनको पिक किया जाता है। तार बॉल्स आर डार्क कलर्ड स्टिकी बॉल्स ऑफ ऑयल, राइट। तो दोस्तों तेल से बनी हुई स्टिकी बॉल्स हैं, डार्क कलर्स हैं, दैट फॉर्म व्हेन क्रूड ऑयल फ्लोट्स। क्रूड ऑयल फ्लोट्स ऑन द ओशन सरफेस। जो ओशन सरफेस है इस पे जो क्रूड ऑयल होता है वो फ्लोट करता है। तार बॉल्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ क्रूड ऑयल इन द मरीन एनवायरनमेंट। दोस्तों जो कहते हैं कि जो जहाज है, जहाज से जो क्रूड ऑयल निकलता है और जो समुद्र के एनवायरनमेंट में वेदरिंग होती है, जब वो मिलता है तब तार बॉल्स क्रिएट हो जाती हैं। दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ओपन सी टू द शोर। ऐसे ये बड़ा सा समुद्र है दोस्तों, बड़ा समुद्र है, इस तरह से वेवलेंथ जा रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर होते हैं तार बॉल्स, यहाँ होते हैं छोटे छोटे ऐसे, और दोस्तों ये यहाँ सी शोर पर आके इकट्ठे जाते हैं बाय द सी करंट एंड वेव्स। सम ऑफ दी बॉल्स आर एज बिग एज द बास्केटबॉल। कुछ बॉल्स तो ऐसी बड़ी बड़ी होती हैं जैसे बास्केटबॉल की तरह। सम आर स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे होते हैं। तार बॉल्स यूजुअली कोइन साइज छोटे छोटे, एंड आर फाउंड स्ट्रीवन ऑन द बीचेस। तो दोस्तों बीचेस में होते हैं। कई सालों में देखा जा रहा है दे हैव बिकम एज बिग एज बास्केटबॉल एंड कैन वे एज मच एज 6-7 kg के भी होते हैं। चलो दोस्तों, विंड एंड वेव्स, जैसे मैंने कहा कि विंड एंड वेव्स टीयर द ऑयल slick into the smaller patches that are scattered over a much wider area and various physical, chemical, biological processes are there. Next देखिए, why are tar balls found on the beaches during the monsoon? दोस्तों क्यों tar balls found मिलती हैं during the monsoon? ये suspected that the oil come from the large cargo ships, बताया मैंने, जो बड़े बड़े कार्गो शिप्स होते हैं उससे ऑयल जो निकलता है इनटू द डीप सी में मिल जाता है, और फिर वो मॉनसून के साथ मिटिगेट करता है, और दोस्तों गेट पुश टू द शोर, और दोस्तों समुद्र के किनारों पर ये आ जाती हैं। ऑल द ऑयल स्पिल्ड इन द अरेबियन सी इवेंचुअली गेट्स डिपॉजिटेड। ये तो आप पढ़ लेंगे, छोड़ो इतना नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल मीथेन प्लेज। बताओ दोस्तों, रिसेंटली न्यूज में रहा है ग्लोबल मीथेन प्लेज। दोस्तों
एक एफर्ट है टू कट मीथेन एमिशन बाय अ थर्ड बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड लेड बाय, किसने दोस्तों ये ग्लोबल मीथेन प्लेज किस किस कंट्री के बीच हुई है अभी रिसेंटली, आपने डेफिनेटली सुना होगा ग्लोबल मीथेन प्लेज। दोस्तों बताइए, सिंपल सी बात है। तो यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, यूएस के प्रेसिडेंट जॉन बिडेन और दोस्तों यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग बात करें, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक ग्लोबल मीथेन प्लेज लिए। आइए देखते हैं जरा इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करते हैं। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो जॉय बिडेन है, इन्होंने अनाउंसमेंट करा ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में। और दोस्तों ये यूएस एंड यूरोपियन यूरो लेड एफर्ट है टू कट मीथेन एमिशन बाय अ थर्ड बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, राइट। दोस्तों इसको क्या करना है कि इस एंड के डिकेड में, मतलब इस डिकेड के एंड में इसको ग्लोबल मीथेन प्लेज में मीथेन एमिशन को खत्म करना है। मिस्टर बिडेन मेड अनाउंसमेंट दैट एट मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, जो MEF हुआ, मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, वर्चुअली हुआ, व्हाइट हाउस से होस्ट किया गया था। उसमें अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स थे एंड द यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। जल्दी से आप लोग 14वें सवाल का जवाब देंगे। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO के इनमें से कौन कौन से मेंबर्स हैं। SCO रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया कि SCO के इनमें से कौन कौन से मेंबर्स हैं। बताइए दोस्तों, SCO के मेंबर्स, रशिया है, किर्गिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है। दोस्तों 3 हटा दो, 1 2 4 5, दिस इज द करेक्ट आंसर। लाइक रशिया, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान में अफगानिस्तान इज नॉट द मेंबर। और टोटल मेंबर कितने हैं इसके, 8। कितने मेंबर हैं, 8। ये देखो दोस्तों, 8 मेंबर SCO इंक्लूडिंग द रशिया है, चाइना है, इंडिया है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। अफगानिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ SCO। तो याद रखना, इंडिया, चाइना, रशिया, ये तो याद हो गए। और बाकी के तान वाले पाकिस्तान को छोड़कर, तान वाले कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब तान वाले, बस अफगानिस्तान को छोड़कर, राइट ना। ऑल्सो इंक्लूडिंग ईरान, ईरान इसका लेटेस्ट मेंबर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, तो ईरान। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग धौली गंगा रिवर। दोस्तों अभी रिसेंटली न्यूज में पढ़ा तुम लोगों ने धौली गंगा रिवर के बारे में। धौली गंगा रिवर, धौली गंगा रिवर पासेस थ्रू द नंदा देवी नेशनल पार्क। दोस्तों जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, इससे पास होती है ये। दूसरा, धौली गंगा रिवर मीट्स द अलकनंदा रिवर एट रुद्रप्रयाग। अभी उत्तराखंड में डैम्स वगैरह बन रहे हैं, मैंने आपको बताए भी थे। दोस्तों इसी से रिलेटेड धौली गंगा का आपको पता होना चाहिए। देखो अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो आपका जो एग्जाम है इसमें स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। तो स्टैटिक जीके आखिर कुछ होता नहीं है, जो रिसेंटली पिछले 1 आध साल में करंट अफेयर्स में रहा और उसी से रिलेटेड स्टैटिक जीके पूछ लेते हैं, दैट्स इट, राइट। तो आइए दोस्तों आपके ऑप्शंस देखिए। ओरिजिनेटेड फ्रॉम वसुंधरा ताल से निकलती है ये धौली गंगा, राइट। दोस्तों वसुंधरा ताल लाइक लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक है इन उत्तराखंड। द धौली गंगा फ्लोज इन अ मेंडेनिंग कोर्स विच टेक्स इट थ्रू द नंदा देवी नेशनल पार्क। तो जब भी धौली गंगा आएगा तो नंदा देवी नेशनल पार्क जरूर आपके दिमाग में आना चाहिए। धौली गंगा एक ज्वाइंड बाय ऋषि गंगा एट रैनी। रैनी में ये ऋषि गंगा को ज्वाइन करती है। पहले तो दोस्तों ये नंदा देवी नेशनल पार्क से होते हुए, अब जो धौली गंगा है ये मर्ज हो जाती है अलकनंदा के साथ एट विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग
यहाँ देखो ऑप्शन में क्या लिखा था कि रुद्रप्रयाग में मर्ज होती है ये, तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा रुद्रप्रयाग में मर्ज नहीं होती है। दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो 2 इनकरेक्ट है। नंदा देवी रिवर के द्वारा पास होती है, तो सही स्टेटमेंट है। तो याद रखना ये रुद्रप्रयाग नहीं, विष्णु प्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिलती है। रैनी में धौली गंगा किससे मिल जाती है? ऋषि गंगा से, और फिर धौली गंगा आकर अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। वन ऑफ द सेवरल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। दोस्तों गंगा की बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें से एक ये भी है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों रिगार्डिंग मीथेन एमिशन और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है मीथेन इज मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी। मीथेन इज मोर पोटेंट। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि जो मीथेन है अपनी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक शक्तिशाली है। पहला स्टेटमेंट मीथेन से रिलेटेड बताएंगे दोस्तों, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो मैं पहले ही बता दूं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोस्तों मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा डेंजरस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, राइट। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ द मीथेन एमिटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, याद रखना, एंड इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट देन द कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा बहुत नहीं, ओके। तो लगभग मेजॉरिटी ऑफ द मीथेन कह रहा है, ज्यादातर, मेजॉरिटी वर्ड देखो यूपीएससी में दोस्तों आपको बहुत क्लीन तरीके से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं, लगभग 40% जो मीथेन है 40% ये कहां से निकलती है? नेचुरल सोर्सेस से आती है, एंड 60% ह्यूमन इन्फ्लुएंस सोर्सेस से आती है। तो मेजॉरिटी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लाइव स्टॉक बर्निंग, राइस एग्रीकल्चर एंड बायोमास बर्निंग एमिट मीथेन, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों जो पशुधन की खेती, लाइव स्टॉक फार्मिंग, चावल की खेती और बायोमास जलाने से मीथेन का उत्सर्जन होता है, सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना, तो करेक्ट है 1 और 3। दोस्तों मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और 80 टाइम मोर पोटेंट है देन द कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी। जो ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी है इसमें 80 गुनी ज्यादा पोटेंट दोस्तों देन द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हाँ ये मैंने आपको बता दिया, 40% दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज, 60% ह्यूमन इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रुपिंग ऑफ G33 कंट्रीज। G33 अभी G20 की बात की थी, 19+ यूरोपियन यूनियन, 85% दोस्तों जो वर्ल्ड की जीडीपी है वो G20, याद करो, 80% इन्वेस्टमेंट एंड 75% ग्लोबल ट्रेड और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दोस्तों ये देखिए स्टेटमेंट है G33, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है G33 का करेक्ट स्टेटमेंट। इट डील्स विद द रेजोल्यूशन ऑफ द WTO's मैंडेटेड इश्यूज इन एग्रीकल्चर। दोस्तों G33 है, अभी अभी आपने देखा होगा G33 ने, WTO ने कुछ बोला कि एग्रीकल्चर पे सब्सिडीज एंड ऑल, तो WTO के स्टेटमेंट, तो G33 के स्टेटमेंट्स आए। दोस्तों ये स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं, तो एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है। यह कृषि में विश्व व्यापार संगठन के अनिवार्य मुद्दों के समाधान से संबंधित है, राइट। दूसरा है G33 इज अ कोलिशन ऑफ 33 डेवलपिंग कंट्री। दोस्तों ये 33 डेवलपिंग कंट्री का कोलिशन है, राइट। तो बता दूं ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें दोस्तों G33 नाम तो है, लेकिन इसमें 47 डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज शामिल हैं, राइट। ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G33 कोलिशन, यस बिल्कुल सही है, इंडिया इसका मेंबर है। दोस्तों स्टेटमेंट करेक्ट बताना है तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। इंडिया इज द पार्ट ऑफ G33,
ग्रुप ऑफ 47 डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। G33 virtual information meeting concluded with the adoption of G33 joint ministerial statement reaffirming commitment for expeditious resolution of WTO mandated issues in agriculture, right? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ओहो 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 आंसर तो देखिए आपको यार। चलो ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, हेलिना मिसाइल न्यूज में रहा अभी, सिर्फ वो जो चीजें न्यूज में रही वही निकालते हैं हम लोग। हेलिना मिसाइल बताएं, हेलिना मिसाइल। तो इट इज अ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इट इज अ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये पढ़ाया था मैंने आपको कि थर्ड जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सिस्टम माउंटेड ऑन द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। बिल्कुल सही। इट इज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 500 किलोमीटर। इसकी मैक्सिमम 500 किलोमीटर की रेंज है, ये कह रहा है, राइट। तो 500 किलोमीटर्स नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। दिस इज 500 मीटर्स, 500 मीटर्स। और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है 500 मीटर, और मैक्सिमम रेंज जो है मतलब मिनिमम 500 मीटर से मैक्सिमम 7 किलोमीटर तक है। 7 किलोमीटर, 500 नहीं है। 500 किलोमीटर तो बिल्कुल गलत है। इट इज डेवलप्ड विद द टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम रशिया। रशिया के साथ इसको मिलकर बनाया गया है। दोस्तों बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हेलिना मिसाइल की अगर हम लोग बात करें तो हेलिना मिसाइल क्या है? इंडिजिनसली बिल्ड है, मतलब हमारे देश ने खुद बनाई है हेलिना मिसाइल। स्टेटमेंट 1 ओनली इज करेक्ट। तो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है हेलिना। डेवलप्ड इंडिजिनसली मतलब इंडिया ने बनाई है। बता चुके आपको इसकी मिनिमम रेंज 500 और मैक्सिमम रेंज 7 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलिटी डायलॉग पढ़ाया था आपको। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग रिसेंटली हमने न्यूज में देखा है। किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया बताइए दोस्तों। इंडिया और यूएस। दोस्तों क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग रिसेंटली इंडिया और यूएस ने लॉन्च किया है। द पैसेज इज अबाउट द रोल ऑफ 4th इंटरनेशनल IR in human development. It is completely a positive tone about 4th IR, and so we can easily conclude A is irrelevant. Right? ये देखो। Now देखो, next it is about merging of the 3 world, but now it tells us about the first time, है ना? तो इसलिए बी इज द आंसर है, बी इंडिया और यूएस। सिंपली है, उसमें कुछ है नहीं है, बस याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इज अ सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द लेक फेड बाय ग्लेशियर मेल्ट। दोस्तों ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो होती है, वो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो अचानक से
पिघलते हैं और लेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लेशियर रिट्रीट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द हिंद कोस्ट हिमालय। हिंद कोस्ट हिमालय का जो पार्ट है वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो वहाँ पे क्या हुआ, हैव राइज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस न्यू ग्लेशियर्स लेक्स। जो ग्लोब्स का मेजर कारण है, ग्लोब्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स। सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिनरी कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग ग्लोबल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। बिल्कुल सही है दोस्तों। एक सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिनरी होती है जिसके द्वारा हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट को देख सकते हैं। तो इसका तीनों स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड is a sudden release of water from the lake fed by glacier melt that has formed at the side in front beneath on the surface of glacier, right। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो ग्लेशियर रिट्रीट होते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अकरिंग इन द मोस्ट पार्ट ऑफ हिंदकुश हिमालय, और इससे न्यूमरस ग्लेशियर लेक्स विच आर द मेजर कॉज ऑफ ग्लोब्स, राइट। दोस्तों यहाँ पर जहाँ कोड लगाने की बारी आए तो मैं इसलिए टाइप कर रहा हूँ कोड BKR10, भरत कुमार का शॉर्ट फॉर्म। ये 3 टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। ये हमारा 1 साल का हिंदी का बायलिंगुअल हिंदी, ये 2 ईयर का और 1 साल के अलग अलग बैचेस है, राइट। दोस्तों दिस इज माई कोड फॉर गेटिंग द एडिशनल 10% डिस्काउंट एंड अनअकैडमी_भरत मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करें। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।